कहते हैं कि किसी भी समाज की जो आत्मा होती है ना, वो उसकी लोक कलाओं में बसती है। बिल्कुल। आज हमारे सामने जो स्रोत है वो हमें झारखंड के संगीत और नृत्य की एक बहुत ही जीवंत दुनिया में ले जा रहे हैं। जी। और ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, मतलब वहाँ के लोगों के लिए ये जीवन जीने का, मौसम को महसूस करने का एक तरीका है। सही बात है। और देखिए, ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि झारखंड की संस्कृति में संगीत और नृत्य को आप अलग-अलग करके देख ही नहीं सकते। अच्छा। हाँ, वो एक ही कहानी को कहने के दो तरीके हैं। वाह। एक अगर धुन है तो दूसरा उस धुन पर थिरकते हुए कदम। वाह। ये रोजमर्रा की जिंदगी में, उनकी मान्यताओं में इस कदर गुथे हुए हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा लगता है। तो चलिए इसी ताने बाने को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत बताते हैं कि छोटा नागपुर संथाल परगना के जनजातीय समाज में संगीत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे फुर्सत में किया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनके सामूहिक कामकाज का हिस्सा है, त्योहारों का हिस्सा है। और उनके वाद्य यंत्र भी कितने जमीनी है। मुरली, सनाई, ढोल, तुरही, मृदंग, नगाड़ा और मंदर। और कमाल की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर वाद्य यंत्र स्थानीय चीजों से ही बनाए जाते हैं। हाँ, वहीं के कारीगर बनाते हैं। जी, ये दिखाता है कि वो अपनी जरूरत की चीजें खुद ही बना लेते थे। आत्मनिर्भरता। बिल्कुल। और स्रोतों में लोक संगीत का जो वर्गीकरण किया गया है ना, वो अपने आप में कहानी कहता है। कैसे? इसे मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है जनजातीय लोक संगीत, जिसमें संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और उरांव जनजातियों की अपनी अपनी खास संगीत परंपराएं हैं। ठीक है। और दूसरा है क्षेत्रीय लोक संगीत। इसमें नागपुरी, होरठा, कुरमाली जैसी भाषाओं का संगीत है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्रीय संगीत में दिकुओं मतलब बाहरी लोगों का प्रभाव भी दिखता है। अच्छा, तो एक तरह का सांस्कृतिक लेन देन भी हुआ है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम सिर्फ नागपुरी लोक संगीत को ही देखें तो स्रोतों ने उसे भी 4 श्रेणियों में बांटा है। और ये लिस्ट सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये तो एक तरह का ऑडियो कैलेंडर लगता है। ऑडियो कैलेंडर, ये अच्छा कहा आपने। हाँ, मतलब जो बताता है कि कब क्या गाना है। जैसे मौसमी गीत है, फगुआ, उदासी, पावस। मौसम बदलना तो गीत भी बदल गया। सही। फिर है त्योहारी गीत, जो कर्मा, जितिया, सोहराई जैसे त्योहारों पर गाए जाते हैं। यानी हर उत्सव का अपना एक साउंड ट्रैक है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसमें एक और परत जोड़ते हैं। तीसरी श्रेणी है संस्कार गीत की, जो जन्म से जन्म से लेकर शादी तक जीवन के हर अहम पड़ाव का ये हिस्सा है। और चौथी है नृत्य गीत, जो खास तौर पर नाचने के लिए ही बने हैं। जैसे झूमर या डोमकच। बिल्कुल, झूमर, डोमकच और खेमटा। तो ये वर्गीकरण हमें बताता है कि संगीत कोई अलग से रखी हुई कला नहीं है, बल्कि जीवन के चक्र के साथ साथ चलने वाली एक धुन है। जैसे उदासी गीत का जिक्र है, जो गर्मी की दोपहरी के अकेलेपन में गाया जाता है। ये तो प्रकृति के साथ एक तरह का संवाद हुआ है। बिल्कुल। संगीत की इतनी श्रेणियों को देखकर तो ये साफ है कि इनमें से कई नाच गाने के लिए ही बने हैं। तो जाहिर है कि यहाँ की नृत्य परंपरा भी उतनी ही समृद्ध होगी। बहुत ज्यादा। कहाँ से शुरू करें? स्रोतों में एक बड़ी धारा सदानी लोक नृत्यों की दिखती है, जो ज्यादातर धर्मनिरपेक्ष है। हाँ, और इन नृत्यों की सबसे खास बात यह है कि इनमें कलाकार और दर्शक के बीच कोई दीवार नहीं होती। मतलब पूरा समुदाय ही कलाकार हाँ, है। बिल्कुल, पूरा समुदाय ही कलाकार है। गीत आगे आगे चलता है और नृत्य उसके भावों को शरीर की भाषा में व्यक्त करता है। इसी धारा में एक बहुत ही ओजपूर्ण और शक्तिशाली नृत्य का जिक्र आता है, पैका। पैका नाम से ही लगता है कि इसमें कोई वीरता की बात होगी। ये एक युद्ध नृत्य है ना? जी, ये एक वॉर डांस है। स्रोतों में इसकी वेशभूषा का बड़ा रंगीन वर्णन है कि नर्तक सिर पर मोर पंख लगी पगड़ी पहनते हैं, रंग बिरंगे कपड़े होते हैं और एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल। सोचकर एक जोश आ जाता है। हाँ, माहौल ही बन जाता होगा। बिल्कुल। ये शौर्य और पौरुष का प्रतीक है। इसे अक्सर खास मौकों पर या जैसे बारात का स्वागत करने के लिए किया जाता है। इसकी ऊर्जा ही अलग होती है। और डॉक्टर रामदयाल मुंडा और स्वर्गीय अशोक कच्छप जैसे लोगों ने इसे देश विदेश में पहचान भी दिलाई है। हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो एक तरफ पैका जैसा जोशीला युद्ध नृत्य है और दूसरी तरफ स्रोतों में डमकच का जिक्र है। ये तो माहौल के हिसाब से इसका ठीक उल्टा लगता है। हाँ, सही पकड़ा आपने। ये शादी ब्याह से जुड़ा है। हाँ, डमकच एक महिला प्रधान नृत्य है जो खासकर विवाह के अवसर पर होता है। इसमें महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक आधा चांद बनाती हैं और लय में आगे पीछे चलती हैं। अच्छा। ये एकजुटता और उत्सव का प्रतीक है। इसके भी कई रूप हैं, जैसे एक हरिया, दोहरी डमकच। मतलब नाचने का तरीका कितना सरल है या जटिल, उस पर निर्भर करता है। और एक और नृत्य शैली है जिसने मेरा ध्यान खींचा, नटुआ नाच। ये पंच परगना क्षेत्र का है और पुरुष प्रधान है।
लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि ये है तो युद्ध कला का प्रदर्शन, पर इसमें पुरुष नर्तक महिलाओं के कपड़े पहनते हैं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प मेल है। स्रोत बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, स्रोतों में इसकी कोई एक ठोस वजह तो नहीं बताई गई है, लेकिन ये इसकी कलात्मकता को और बढ़ा लेता है। ये युद्ध भूमि में दुश्मन से लड़ने का प्रतीक है। अच्छा, पुरुष का स्त्री वेश धारण करना शायद दुश्मन को भ्रमित करने की एक कलात्मक प्रस्तुति हो सकती है, या फिर ये कला के उस रूप को दिखाता है जहां कलाकार किसी भी लिंग या पहचान से परे होकर सिर्फ अपनी कला को प्रस्तुत करता है। ये तो बहुत गहरी बात है। जी। तो अभी हमने जिन सदानी नृत्यों की बात की, जैसे पैका या डमकच, ये पूरे समुदाय के लगते हैं। लेकिन अब हम कुछ ऐसे नृत्यों को देखेंगे जो एक खास जनजाति की पहचान से जुड़े हैं। यहाँ कला और पहचान का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है ना? हाँ, यहाँ नृत्य सिर्फ एक उत्सव नहीं रहता, बल्कि एक पहचान और परंपरा का प्रतीक बन जाता है। सही। हर जनजाति का प्रकृति, खेती और अपने देवी देवताओं से जुड़ने का अपना एक अलग तरीका है, जो उनके नृत्यों में झलकता है। जैसे संथाली नृत्यों की बात करें तो उनमें बाहा नृत्य बहुत खास है। बाहा, इसका क्या मतलब होता है? बाहा का मतलब होता है फूल। फूल। ये नृत्य फाल्गुन महीने में सरहुल पर्व के समय होता है, जब साल के पेड़ों पर नए फूल खिलते हैं। तो ये सिर्फ एक नाच नहीं है, ये प्रकृति के नए रूप का, नए जीवन का स्वागत है। मतलब उनके लिए जंगल और त्योहार एक ही चीज है। बिल्कुल। इसी तरह उनका दसई नृत्य दशहरे पर होता है, और सोहराई फसल कटने के बाद। हर नृत्य का एक कैलेंडर है। ये तो कमाल है, यानी नृत्य के जरिए वे समय का हिसाब रख रहे हैं। अच्छा, हो जनजाति के बारे में क्या बताया गया है? फसल आ जाती है तब? जब नई फसल घर आती है तो उसकी खुशी में जोमनामा नृत्य होता है। हर एक नृत्य एक उम्मीद है, एक प्रार्थना है, या एक धन्यवाद है। और उरांव जनजाति का कर्मा नृत्य तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, कर्मा नृत्य भादो अश्विन महीने में करम पूजा के समय होता है। इसमें गांव के अखाड़े में करम पेड़ की एक डाली गाड़ी जाती है, और स्त्री पुरुष उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर रात भर नाचते गाते हैं। रात भर? जी, रात भर। यह सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि समुदाय की सलामती और अच्छी फसल के लिए एक सामूहिक अनुष्ठान है। ये उनकी सामाजिक एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। इन सभी अद्भुत परंपराओं के बीच एक नृत्य ऐसा भी है जो झारखंड के गांव से निकलकर दुनिया के मंच तक पहुंच गया है, छऊ नृत्य। हाँ, छऊ। 2010 में इसे यूनेस्को ने विरासत नृत्य का दर्जा दिया, जो बहुत बड़ी बात है। ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति सरायकेला के सैनिक शिविरों में हुई थी। सैनिक शिविरों में? हाँ, जहां सैनिक युद्ध के बाद अपने मनोरंजन के लिए इसे करते थे। इसीलिए ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, और इसमें वीर रस की प्रधानता है। अच्छा, तो ये इसकी वजह है। जी, ये शारीरिक शक्ति, पौरुष और शौर्य का एक अद्भुत प्रदर्शन है। स्रोतों में इसकी 3 शैलियों का जिक्र है, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। इनमें मुख्य अंतर मुखौटे का है ना? सही का। सरायकेला जो झारखंड में है और पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में है, इन दोनों शैलियों में कलाकार विशाल और कलात्मक मुखौटे पहनते हैं। और मयूरभंज में? मयूरभंज जो ओडिशा में है, उस शैली में मुखौटे का इस्तेमाल नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ये मुखौटा प्रदर्शन के लिए क्या करता है? मतलब क्या ये सिर्फ चेहरा छुपाता है या इसका कोई गहरा मतलब है? यह एक बेहतरीन सवाल है। मुखौटा सिर्फ चेहरा नहीं छुपाता, वो कलाकार को एक इंसान से बदलकर एक पौराणिक पात्र, देवता या राक्षस बना देता है। अच्छा। उसके बाद कलाकार की अपनी कोई पहचान नहीं रहती, वो सिर्फ उस पात्र का भाव बन जाता है। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि छऊ में संवाद नहीं होते। बिना बोले? हाँ, बिना एक शब्द बोले, सिर्फ अपने शरीर की हरकतों से, अपनी चाल से, अपने हावभाव से पूरी कहानी कहनी होती है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिना चेहरे के भाव दिखाए, सिर्फ शरीर से गुस्सा, वीरता या करुणा दिखाना, इसके लिए कितनी साधना लगती होगी। बहुत ज्यादा। राजकुमार शुद्धेंदु नारायण सिंह और केदारनाथ साहू जैसे कलाकारों ने अपनी पूरी जिंदगी इस कला को दी है। तभी ये कला आज भी जिंदा है। बिल्कुल। और इसी साधना को जीवित रखने के लिए सरायकेला में 1960 में राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र भी स्थापित किया गया, जो आज भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद हमारे हाथ क्या लगता है? एक बात तो साफ है कि झारखंड में संगीत और नृत्य किसी हॉल में मंच पर होने वाली चीजें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खेत में है, आंगन में है, त्योहार में है और जंगल में है।
मतलब जिंदगी के हर हिस्से में जिंदा है। और ये विविधता कितनी शानदार है। एक तरफ पैका और छऊ जैसे जोशीले युद्ध नृत्य हैं जो शरीर की ताकत और शौर्य का जश्न मनाते हैं, और दूसरी तरफ अंगनई और डमकत जैसे घरेलू और उत्सव के नृत्य हैं जो रिश्तों और समुदाय की खुशी को दर्शाते हैं। हर जनजाति की अपनी अनूठी परंपरा है जो सब मिलकर एक बहुरंगी और जीवंत सांस्कृतिक तस्वीर बनाती हैं। इन स्रोतों में दर्जनों नृत्य शैलियों का विवरण है जिनमें से कई खास मौसमों या अनुष्ठानों से जुड़ी हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में ये परंपराएं खुद को कैसे ढाल रही हैं। क्या युवा पीढ़ी इन प्रथाओं को उसी उत्साह के साथ जारी रख रही है या इनमें से कुछ जटिल कलारूप धीरे धीरे जीवन का हिस्सा होने के बजाय सिर्फ एक मंचीय प्रदर्शन बनकर रह जा रहे हैं।